ठीक है। गुड इवनिंग दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार एक बार पुनः आपके सामने हूँ। आज यहाँ मैं आपके साथ एक विशेष डिस्कशन के लिए आया हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा, इससे पूर्व भी हमारा क्लासेस आप लोग देखते रहे हैं हिस्ट्री को लेकर। आज मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 71 बीपीएससी का जो डेट है 10 सितंबर, उससे पहले 3 अगस्त डीएसओ, तो बड़ा ही महत्वपूर्ण एग्जाम है। खासकर 3 अगस्त को जो डीएसओ है, फिर एएसओ है बीपीएससी का। तो मैंने उन बच्चों के लिए या मेरे संस्थान की ओर से उन बच्चों के लिए जो इस तरह के एग्जाम्स में अपीयर होने वाले हैं, बड़ा ही समराइज रूप से एक बड़ा ही सॉलिड प्रिपरेशन का जो अपना एक स्ट्रैटेजी है हम लोगों ने आपके सामने रखा है, और उसके तहत मैं आपको हिस्ट्री के पर आज डिस्कस कर रहा हूं। आज मेरा हिस्ट्री को लेकर एक आपके साथ जो डिस्कशन है कि डीएसओ के एग्जाम, एएसओ के एग्जाम, 71 बीपीएससी का एग्जाम्स, इन सारे एग्जाम्स के लिए जो जीएस की तैयारी हमारे ओर से कराई जा रही है, उसमें हिस्ट्री एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन होगा और रहा है। हिस्ट्री से चूंकि 71 बीपीएससी का जहां तक सवाल है, तो उसमें 35-36 सवाल पूछे जाएंगे निश्चित रूप से, जो अब तक का ट्रेंड है। डीएसओ में भी हिस्ट्री का जो बहुत बड़ा योगदान होगा जीएस के क्वेश्चंस में, नंबर ऑफ क्वेश्चंस निश्चित रूप से हिस्ट्री से होंगे बहुत ज्यादा। तो कैसे इन एग्जाम्स में बैठने वाले जो विद्यार्थी होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी हिस्ट्री को लेकर क्या हो, ताकि वो मैक्सिमम प्रश्नों को, हिस्ट्री से संबंधित मैक्सिमम प्रश्नों को हल कर सके। चूंकि समय बड़ा कम है तो इतने कम समय में आपका अध्ययन का अप्रोच, यानी आपका जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, आपका जो स्टडी का हिस्ट्री को लेकर अप्रोच होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कवर कर सकें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकें, ताकि एग्जाम्स में मैक्सिमम सवाल को हिट कर सकें। तो आज उसी पर मेरा आज का जो विषय होगा वो हिस्ट्री के बड़ा ही महत्वपूर्ण पार्ट है, मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत को लेकर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख भी रहे हैं, हिस्ट्री डेमो क्लास फॉर 71 बीपीएससी एंड डीएसओ एएसओ। रहा सवाल डीएसओ के एग्जाम्स को लेकर जो 3 अगस्त को बताया गया है बीपीएससी की ओर से, तो मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि 31 यानी 31 जुलाई तक मैं आपको हिस्ट्री के अधिकांश महत्वपूर्ण, यानी कि मेरा टारगेट है 31 अगस्त तक आपको इतिहास जो है संक्षिप्त जरूर होगा, लेकिन सारगर्भित रूप से मैं आपको इतिहास के लगभग सारे टॉपिक्स को मैं टच कर दूंगा, और आपको भी मतलब इस तरीके से क्या अप्रोच होगा उस पर हमारा डिस्कशन रहेगा, खासकर डीएसओ के एग्जाम्स को लेकर। तो यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। आज मेरा जैसा कि पहले से प्लानिंग था, बच्चों की भी इस तरह के डिमांड्स थे, तो मॉडर्न इंडिया जो हिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, मॉडर्न इंडिया प्री में, जिसमें आपको मॉडर्न इंडिया ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जैसा एक बार मैं आपको यहाँ थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ, अगर होल हिस्ट्री की बात यदि आप करते हैं, है ना, पूरे इतिहास, तो इतिहास से 35 से 37 क्वेश्चंस होते हैं। 35 से 37 क्वेश्चंस आपको इतिहास से पूछा जाता है। उस 35 और 37 क्वेश्चंस में 5 से 7 जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपको एंशिएंट से होते हैं, और 4 से 5 क्वेश्चन जो है वो मेडाइवल, एकदम रिसेंट ट्रेंड को मैं बता रहा हूं, और 22 से 25 सवाल जो होते हैं वो आपको मॉडर्न इंडिया, है ना, मॉडर्न इंडिया। तो आज मैं आप लोगों के सामने मॉडर्न इंडिया को लेकर ही अपने अप्रोच को आपके सामने रखना चाहूंगा, ताकि आप, और किस तरह से इसको देखना है और कैसे मैं आपको इसका पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाना है, इन सारी बातों पर मैं चर्चा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आखिर मॉडर्न इंडिया में आपको पढ़ना क्या है ना, और पढ़ना क्या है, और उसको मतलब एक बड़े यूनिट्स में लेकर उसको छोटे छोटे यूनिट्स को कैसे इंटीग्रेट करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना, और उस पर वही बातें आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। तो यहाँ पे मॉडर्न इंडिया जो है
इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मतलब स्टडी के एक और दृष्टिकोण से इसको हम लोग 2-3 छोटे-छोटे 4 पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे सबसे पहले मान लिया यहाँ देखें, तो यहाँ है 1757, है ना, या इसको ऐसे देखिए, मॉडर्न इंडिया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 से 25, है ना। मेरा आपसे मैं प्रॉमिस करता हूं कि कम से कम 18 से 20 सवाल, है ना, 18 से 20 सवाल 22 तक आप इसको आसानी से सॉल्व कैसे करिएगा उस पर हमारा फोकस होगा। तो मॉडर्न इंडिया का जो सवाल है, इसके जितने भी सिलेबस यानी टॉपिक से पढ़ने वाले, उसको आप लोग, तो सबसे पहले यहां से हम लोग शुरू करेंगे पोस्ट मुगल, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरोत्तर मुगल, है ना, उत्तरोत्तर मुगल एवं क्षेत्रीय राज्यों का उदय, है ना, उत्तरोत्तर मुगल एवं क्षेत्रीय राज्यों का उदय। देखिए पोस्ट मुगल, उत्तरोत्तर का मतलब हुआ पोस्ट मुगल, पोस्ट मुगल का मतलब हुआ कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी, और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात 1857 यानी 1857 के विद्रोह को लेकर मुगल साम्राज्य की छवि बरकरार रही, यानी मुगल साम्राज्य जो था, यानी मुगलों की जो सत्ता थी, वो भले ही व्यवहारिक न हो लेकिन सांकेतिक रूप से 1857 के विद्रोह तक वो बनी रही। तो 1707 से लेकर 1857 तक का मुगलों का जो पीरियड है, वो उसको हम लोग पोस्ट मुगल बोलते हैं, है ना। पोस्ट मुगल इसलिए बोलते हैं कि मुगलों का जो प्रभाव और तेज था वो औरंगजेब के शासन काल तक तो बना रहा, लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका पतन होना प्रारंभ हो गया, और धीरे 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 वो क्या हुआ कि सिकुड़ता चला गया, और अंततः 1857 के विद्रोह तक तो वो केवल लाल किले तक सीमित रह गया। तो उसी को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जाहिर सी बात है कि जब कोई एक बड़ा साम्राज्य या जब कोई एक बड़ा राज्य बिखरता है, तो बिखरने के दरमियान जो होते हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी ऐसी क्षेत्रीय शक्तियां क्रियाशील होती है, जो मौका पाकर अपने आप को स्वतंत्र कर लेती है, और फिर अपने क्षेत्र विशेष या कुल विशेष या वंश विशेष के नाम पर वो शासन करना प्रारंभ करती है। तो वैसा ही बात मुगलों के साथ भी हुआ। जब 1707 के औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों का बिखराव प्रारंभ हुआ, तो भारत के विभिन्न भागों में कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अपने प्रभावी, है ना, उपस्थिति को दर्ज कराया। तो उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक होगा वो होगा उत्तरोत्तर मुगल एवं क्षेत्रीय राज्यों का उदय, ये पहला टॉपिक। उसके बाद हम लोग जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसका नाम होगा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, है ना, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक्स को भी आप लोग समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे, जान रहे होंगे। कहने इस टॉपिक के अंतर्गत जानना ये है कि भारत में 18वीं सदी के दौरान या 17वीं सदी के दौरान जो यूरोप के व्यापारिक कंपनियां जो भारत के साथ व्यापार करने के लिए आई, है ना, व्यापारिक मुनाफा इतना ज्यादा था कि यूरोप की ये कंपनियां जो थी वो मतलब भारत आती है और एक एक कर भारत के विभिन्न भागों में अपने व्यापारिक सेंटर स्थापित करती है, और भारत से बहुत व्यापार की वस्तुएं जो है बहुत सी, जैसे सूती वस्त्र, मसाला, ये सब सारी वस्तुएं जो इम्पोर्टेंट था वो यहाँ से क्रय करके और यूरोप के बाजारों में बेचती है और कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाती है। मुनाफा का स्तर इतना ज्यादा था कि सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, उनके मुनाफे को देखकर डच आते हैं, अंग्रेज आते हैं, डेन आते हैं, फ्रेंच आते हैं, और अंततः इन सारी कंपनियों में एक कंपनी जो होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इंग्लैंड की थी, वो सभी को पराजित करके भारत से हटा देती है
और व्यापारिक भारत के व्यापार पर अपनी मतलब क्या करते हैं अपना मतलब एक तरह से भारत के व्यापार पर उसका कब्जा हो जाता है। और इसी व्यापारिक प्रतिद्वंदिता के दौरान उस ईस्ट इंडिया कंपनी को यह महसूस होता है कि भारत का जो राजनीतिक स्थिति है वो भी बड़ा गड़बड़ है और इसमें उसके लिए एक बड़ी भूमिका का इंतजार है, यानी यदि वो चाहे तो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है और उसने निभाया भी। कहने का मतलब कि एक यूरोपीय कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत आता है और भारत की राजनीतिक परिस्थितियों में को देखकर वह इसमें इंडल्ज होता है और इंडल्ज होकर क्या होता है कि अंततः वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। अर्थात एक व्यापारिक कंपनी का एक राजनीतिक शक्ति के रूप में जो रूपांतरण होता है बड़ा ही दिलचस्प होता है। ये आप जब पढ़िएगा कि कैसे भारत के क्षेत्रीय शक्तियों को, भारत की जो सर प्रमुख केंद्रीय शक्ति मुगल थे, मुगलों और क्षेत्रीय शक्तियों को मतलब एक तरह से क्या कहते हैं उसको ओवरटेक करते हुए भारत की सत्ता को वो प्राप्त करता है और लगभग 200 से 250 वर्षों तक भारत पर वह शासन करता है। उनका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो आए, लेकिन दरअसल वो अंग्रेज कहे जाते थे, ब्रिटिश कहे जाते थे। तो ये जो सेकंड टॉपिक होगा वही होगा। उसके बाद जो तीसरा टॉपिक आपका इसमें पढ़ना है ना, वो होगा बंगाल पर ब्रिटिश विजय। बंगाल पर ब्रिटिश विजय। देखिए ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अंग्रेज जब भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे तो उन्हें जो पहली और बड़ा ही महत्वपूर्ण जो सफलता मिली वो बंगाल में मिली थी। अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल में ही अपनी राजनीतिक सत्ता की स्थापना की और करने में सफल हुए। जैसा कि पलासी नाम सुने हैं वो आप लोग, बक्सर का नाम सुना होगा आपने, यानी पलासी बक्सर के युद्धों ने बंगाल में ब्रिटेन की संप्रभुता की स्थापना की दिशा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया, या यूं कहिए कि भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना का वो केंद्र बना। और बंगाल पर विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे संपूर्ण भारत को जीत लिया। कहते हैं कि बंगाल पर जो अंग्रेजों की विजय हुई थी वह एक तरह से वरदान थी। वरदान इन द सेंस इसलिए कि अन्य जो यूरोपीय शक्तियां थी वो भारत के भी अन्य क्षेत्रों में व्यापार कर रही थी, उनके पास भी सैनिक सामर्थ्य था, वो भी प्रयत्नशील थे, लेकिन अंग्रेज इस मामले में सौभाग्यशाली और साबित होते हैं कि बंगाल जैसा प्रांत उसके हाथ लगा। बंगाल उस समय भारत का सबसे समृद्ध प्रांतों में एक प्रांत माना जाता था। पलासी के बाद बंगाल की सत्ता पर अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण की जो शुरुआत की और बक्सर के विजय ने उसे जो मजबूती दिया, अंग्रेजों ने उसका भरपूर फायदा उठाया। कहने का मतलब कि बंगाल के संसाधनों के दम पर अंग्रेजों ने भारत में अपने समस्त प्रतिद्वंदियों को पराजित कर दिया, चाहे वो प्रतिद्वंदी यूरोपीय हो या भारतीय। सबको उन्होंने पराजित करते हुए भारत पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित किया। तो ये पढ़ना होगा। तो निश्चित रूप से बंगाल पर अंग्रेजों की विजय बड़ा ही एक दिलचस्प टॉपिक होगा और इससे प्रश्न भी बीपीएससी में लगभग हमेशा पूछे जाते रहे। क्योंकि उस समय बिहार जो अपना था वो बंगाल के ही नियंत्रण में था, बंगाल का प्रांत के अंतर्गत ही आता था अपना बिहार, उड़ीसा, है ना। तो यहाँ से प्रश्न बड़ा ही इंटरेस्टिंग भी है और प्रश्न एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो उसको हम लोग देखेंगे बंगाल पर ब्रिटिश विजय। अब उसके बाद जो होगा अन्य क्षेत्रीय राज्य, अन्य क्षेत्रीय राज्यों को भी हम लोग देखेंगे, यानी भारत के विभिन्न भागों में कौन कौन से क्षेत्रीय राज्य प्रमुखता के रूप में स्थापित हुए थे। जैसे कि आपका मैसूर हो गया, जैसे कि आपका अवध हो गया, है ना। उसी प्रकार मराठे थे, निजाम थे, यानी इन सब क्षेत्रीय राज्यों को देखेंगे कितने देर तक अर्थात कितने समय तक इन्होंने अंग्रेजों का रास्ता रोके रखा, ये भी देखना हमें होगा, है ना। तो अंग्रेज किस तरह अन्य क्षेत्रीय राज्यों को पराजित करते हैं और पराजित करने के पश्चात वो संपूर्ण भारत पर अपना नियंत्रण कर लेते हैं, वो इसके अंतर्गत हम लेते हैं। यहाँ से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो
हम लोगों का आगे बढ़ने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिश नीतियां, है ना। ब्रिटिश नीतियां यानी पॉलिसी, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक, है ना, प्रशासनिक होगा, आर्थिक होगा, प्रशासनिक आर्थिक, विशेषकर हम लोग इन नीतियों को पढ़ेंगे। यहां मेरा कहना आपसे यह है कि जब हम ब्रिटिश नीतियों को पढ़ेंगे तो उनकी प्रशासनिक नीतियों से हमारा तात्पर्य यह होगा कि बंगाल की विजय के पश्चात और जब भारत पर उनका विजय हो जाता है तो भारत पर शासन प्रशासन के क्षेत्र में उन्होंने कौन से परिवर्तन किए, है ना। क्या चेंजेज आया, क्या राजे महाराजे का जो तरीका था वही चलता रहा, या ब्रिटेन जो तरीका उसने अपने यहाँ इजाद किया था, जिसे डेमोक्रेसी बोलते हैं, संसदीय व्यवस्था बोलते हैं, उसको यहाँ लाया कि नहीं लाया। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारत में जो ब्रिटिश शासन प्रणाली थी वो किस प्रकार की थी, यहाँ देखेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे बड़ा जो चीज होगा वो हम उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी पर फोकस करेंगे। इकोनॉमिक्स पॉलिसी को लेकर बहुत से सवाल बार बार प्री और मेंस में पूछे जाते रहे। जैसे भारत के ब्रिटिश आर्थिक नीतियों ने भारत पर को किस प्रकार प्रभावित किया, विशेषकर राजस्व के क्षेत्र में, यानी भारत में जो परंपरागत आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी उसमें अंग्रेजों ने क्या चेंजेस किया और उसके क्या परिणाम है। जैसे वहां आपको जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, है ना। फिर एक हमारे यहाँ जो परंपरागत उद्योग थे, हस्तशिल्प उद्योग, उनका विनाश कैसे हुआ। उसके बाद चूंकि जब परंपरागत उद्योगों का विनाश हुआ तो आधुनिक उद्योगों की स्थापना नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, जबकि ब्रिटेन जो था आधुनिक औद्योगिक क्रांति का जनक था, केंद्र था, लेकिन क्या कारण थे कि हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति ना हो सका, यानी आधुनिक उद्योगों की स्थापना क्यों नहीं हो सकी, कौन सी वो नीतियां जिम्मेदार, हम इसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। देखिए इसको ध्यान से, जो टॉपिक्स मैंने लिखा है सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण आपने नाम सुना होगा यूरोप के संदर्भ में। यहां पर भी हमने लिखा है कि ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बाद भारत के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में कुछ नवीन परिवर्तन हुए, है ना। और उन नवीन परिवर्तनों को बहुत से विद्वानों ने पुनर्जागरण कहा। पुनर्जागरण कहने का सेंस यहाँ ये है कि एक बार ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के पश्चात अंग्रेजों ने जो अपनी सर्वश्रेष्ठता, यानी नस्लीय श्रेष्ठता, धार्मिक श्रेष्ठता, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का जो ताना बुना है ना, उसके जवाब में प्रत्युत्तर में भारत के बहुत से विद्वानों ने अपने अतीत को, अपने वर्तमान को खंगालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि भारत एक समृद्ध सभ्यता रहा है, भारत का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन बड़े ही उच्च कोटि का रहा है। और चूंकि ब्रिटेन की प्रभुसत्ता जो है वो दरअसल क्या है, यानी कहने का मतलब कि जब अच्छे से अच्छी व्यवस्था में जब कुछ बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं और अगर उन बुराइयों को समय रहते उनको दूर न किया जाए तो उस व्यवस्था को चरमरा जाने का खतरा बना रहता है। चूंकि भारत सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से एक श्रेष्ठ रहा सदियों से, वैदिक सभ्यता से लेकर या उसके बाद, लेकिन बीच बीच में कुछ उसमें दुर्गुण उत्पन्न हुए और उनका समय पर निदान न खोजा जा सका, है ना, जिसके वजह से अंग्रेजों को यह मौका मिला कि भारत में वो अपनी राजनीतिक श्रेष्ठता की स्थापना कर सके और उन्होंने ऐसा किया। लेकिन फिर हमारे बुद्धिजीवियों ने जब ब्रिटिश श्रेष्ठता, सामाजिक और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का प्रत्युत्तर देने का प्रयास किया तो उन्होंने उन बातों को सामने रखा कि सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से हम लोग कहाँ किस तरह के
क्या कहते हैं उसको, कि किस तरह का हम लोगों से वो गड़बड़ है, कहाँ हमारी व्यवस्था थोड़ा ठीक नहीं है, जिसको कहाँ उसमें सुधार की जरूरत थी, उसको उन्होंने सामने रखा और उस दौर को ही पुनर्जागरण कह दिया गया, है ना, जिसमें राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, है ना, आपको बहुत से सामाजिक और धार्मिक सुधारकों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, उनकी संस्थाओं के विषय में पढ़ेंगे और उन्होंने समाज को क्या दिया, कौन से विचार सामने रखे और उन विचारों का आने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार का प्रभाव रहा, ये हम लोग एक साथ उसको देखेंगे। तो ये हुआ। अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, है ना। देखिए, जनजातीय आंदोलन कहने का मतलब जो होगा वो होगा आदिवासी आंदोलन, जिसको आप लोग आदिवासी या जनजातीय हम लोग कहते हैं, वहां ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिसमें बिरसा आंदोलन, आपको मुंडा आंदोलन, बहुत से जो जनजातीय क्षेत्रों में, खास करके बिहार के, झारखंड वगैरह, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के बहुत से भागों में जहां ट्राइबल्स लोग का आबादी था, उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के द्वारा उस समय की व्यवस्था के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाए गए थे। चूंकि आंदोलनों का स्वरूप क्षेत्रीय स्तर तक था, इसलिए वो वहीं तक सीमित रहा, लेकिन उसके जो परिणाम थे वो दूरगामी हुए। कहने का मतलब कि उन आंदोलनों ने एक तरह से देश में आने वाली राष्ट्रीय आंदोलन की भूमिका या पृष्ठभूमि को निर्मित किया। तो हम लोग इन जनजातीय और जन आंदोलनों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हमेशा, इनको लेकर प्रश्न, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं आपको उसके विषय में बड़ा ही एक क्या कहता है, इस तरीके से मैं आपके चाहता हूं कि हम लोग उसके विषय में पढ़ें, ताकि आपके दिमाग में वो पूरी तरह से एकदम स्पष्ट हो जाए, है ना, कोई समस्या ना हो, और उसको लेकर जो प्रश्न परीक्षा में हमेशा आते रहते हैं वो आसानी से आप उसको हल कर सकें। अब आता है जनजातीय आंदोलन के बाद हम लोग बढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह, मुझे लगता है कि सिविल सेवा की तैयारी करने वाले या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खास करके गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले बच्चे, शायद ही ऐसा कोई नहीं होगा जो इसका नाम न सुना होगा। 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 बड़ा ही चर्चित विद्रोह है रहा, और इसमें भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और हमारा बिहार का तो इसमें बड़ा ही गौरवशाली इतिहास योगदान रहा है। बाबू वीर कुंवर सिंह और अन्य लोगों ने भी बहुमूल्य योगदान दिया, और बिहार ने बड़ा ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो बिहार में, खासकर बिहार में होने वाले कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है, इसके बिना, इनसे बिना प्रश्नों के वो अधूरा है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। जैसे विद्रोह 1857 का जो विद्रोह है वो क्यों हुआ, क्या कारण थे, है ना, और जब विद्रोह हुआ तो क्यों असफल हुआ, और यदि असफल हुआ तो क्या वाकई में पूर्णतः असफल था, इसकी कोई भूमिका नहीं थी, या इसने सोसाइटी को अपना कोई मैसेज नहीं दिया, है ना। फिर इसने आने वाले भावी आंदोलनों या कांग्रेस के स्थापना या राष्ट्रीयता के विकास में इसकी क्या भूमिका रही। 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों ने का प्लानिंग क्या रहा, स्ट्रेटजी क्या रहा। प्रमुख क्रांतिकारी व्यक्ति कुंवर सिंह, तात्या टोपे, ब्रिटिश कादिर, है ना, इस तरह के अहमदुल्ला, अनेक नामों, मंगल पांडे, इन सारे लोगों के विषय में पढ़ना, उसको जानना, कैसे हम उनको याद रखेंगे, उनका क्या इंपॉर्टेंट रोल रहा, है ना। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने कैसे इसे दबाया, ब्रिटिश सरकार को द्वारा इस विद्रोह को दबाने में उसके प्रमुख सेनापतियों के नाम, किसने कहा क्या किया, है ना, क्योंकि प्रश्न तो ऐसे ही होंगे, प्री के प्रश्न तो इसी तरह के पूछे जाते रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे
और इसके इम्पैक्ट को भी जानेंगे, और फिर ये विद्रोह किस प्रकार अंग्रेजों के प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक नीतियों को प्रभावित किया उसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि उससे भी प्रश्न हुए, है ना। जैसे कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात जो अवध से अंग्रेजों ने सैनिकों की बहाली लेना ही बंद कर दिया था। बिहार से ऊंची जातियों को सेना में उस तरह का तवज्जो नहीं मिलने लगा जो विद्रोह से पहले मिला करता था, क्योंकि सेना का बहुत बड़ा भूमिका था और मंगल पांडे ऊंची जातियों से रिलेटेड थे, उनके अन्य साथी भी ऊंची जातियों से थे। तो किस तरह अंग्रेजों ने इसको भुनाया, है ना। चूंकि अंग्रेज डिवाइड एंड रूल के आधार पर शासन करना चाहते थे, वो चाहते थे कि भारत को जाति समूहों में जितना ज्यादा हो, इन तो टूटा हुआ था, जाति समूह में हम लोग विभाजित थे ही, लेकिन उन्होंने उस गैप को, उस रिफ्ट को और बढ़ाना चाहा और जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, है ना, उन्होंने क्या किया कि सेना में या अन्य सरकारी नौकरियों में भेदभाव को खुलेआम बढ़ावा दिया, ताकि एक जाति दूसरे जाति को अपना कॉम्पिटिटर, एक धर्म दूसरे धर्म को अपना कॉम्पिटिटर माने, और भारत वास्तव में एक हो ही नहीं सके, और एक न होगा तो शासन में हमको सुविधा होगी। ये हम लोग जब ये क्लास में जब इस पर डील हो, हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक्स, तो कैसे किया उन्होंने, है ना, कितना बड़ा, तो इसके पीछे उनकी चाल थी, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे। अब उसके बाद जो अगला टॉपिक होगा वो होगा भारत में राष्ट्रीयता का विकास। भारत में राष्ट्रीयता का विकास, है ना, डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, इन मॉडर्न इंडिया। आप लोग को जानना चाहिए ये बात कि भारत राष्ट्रीयता एक आधुनिक शब्द है, एक आधुनिक अवधारणा है ना। इसका विकास पश्चिम पाश्चात्य देशों में हुआ, और जहां तक कहा जाता है कि इंग्लैंड का फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है के कारण ऐसे शब्द राष्ट्रवाद, समाजवाद, मतलब धर्मनिरपेक्षता, है ना, गणतंत्र, ये सारी बातें, या उससे पहले भी राष्ट्रवाद का विकास जो था वो यूरोप में, या राष्ट्रवाद की अवधारणा जन्म ले रही थी। जैसे जब हिटलर, मुसोलिनी, या उससे पहले नेपोलियन ने जब यूरोप के अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया था, तो उन क्षेत्रों में नेपोलियन के खिलाफ जो भावनाएं उत्पन्न हुई, जो विरोध उत्पन्न हुआ, वो राष्ट्रवाद को लेकर राष्ट्रवादी भावनाएं ही थी, और जो आगे चलकर यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के निर्माण का कारण बना। चूंकि भारत में आने वाले यूरोपीय, अंग्रेज हो, फ्रेंच हो, जर्मन हो, डेन हो, पुर्तगीज हो, ये सारे लोग वहीं से आए थे जहां पर राष्ट्रवाद का जन्म हुआ था। तो चूंकि वो लोग जब हमारे देश में आए, और हमारे देश में जब आधुनिक तथाकथित सो कॉल्ड आधुनिक शिक्षाओं को जब उन्होंने प्रारंभ किया, तो उनके देश में या यूरोप में इस तरह की बातों को जब हमारे यहाँ के बुद्धिजीवी समझे, पढ़े, तो उन्होंने भी लोगों को बताया कि अरे हम लोग जात पात, ऊंच नीच, है ना, धर्म, ये धर्म वो धर्म, इसमें जो संप्रदाय में बटे हुए हैं, हमारा ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि इसी की कमजोरी का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने हमें जीत लिया। और अगर तुम चाहते हो कि अंग्रेजों को हम भारत से भगा दें, तो सबसे पहले हमें जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर एक भारतीय बनना होगा। तो भारत के बुद्धिजीवियों की भूमिका इसमें काफी महत्वपूर्ण रही। तो हमें वहां, यहाँ, यहीं पर समझना है ना, कि भारत के में राष्ट्रीयता का विकास कैसे हुआ, वो कौन से कारण थे। उसके बाद उसी से संबंधित होगा कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना, है ना। यहाँ पर हम लोग दो बातें देखेंगे। एक, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व की राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थान, है ना, ये हम लोग देखेंगे। फिर जैसे कहने का मतलब कि बंगाल में, मद्रास में, महाराष्ट्र में कांग्रेस की स्थापना से पूर्व देश के बुद्धिजीवियों द्वारा कई क्षेत्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई,
और उन क्षेत्रीय संस्थाओं ने अपने अपने क्षेत्रों में जो राष्ट्रीयता को लेकर जो बातें, जो ज्ञान या जो जिस तरह के पृष्ठभूमि को निर्मित किया, अंततः उसकी पूर्णाहुति 1885 में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना ने पूरे देश, राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़े मंच को सामने लाया, जहां पर देश में सभी भाषा के लोग, सभी जाति संप्रदाय के लोग वहां खड़े होकर अपनी अपनी बातों को रख सकते थे। यहाँ हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस के बाद 1885 के बाद भारत में जो राष्ट्रीय आंदोलन का विकास हुआ और जो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई और जो राष्ट्रीय आंदोलन संचालित किए गए, उसको हम लोग यहाँ 3 फेज में देखते हैं, है ना। कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना तो आप लोग जानते ही हैं 1885 में हुआ। तो 1885 के बाद यानी कांग्रेस के जो जर्नी है ना, जो सफर है 1885 से लेकर 1947 तक, यानी देश की आजादी मिलने तक, उसको हम लोग 3 चरणों में देखते हैं। प्रथम चरण जो होगा वो होगा 1885 से लेकर 1905 तक। दूसरा होगा, द्वितीय चरण जो होगा वो होगा 1905 से लेकर 1919 तक। और तीसरा जो होगा वो 1919 से लेकर 1947 तक, जिसे गांधी युग भी हम लोग कहते हैं, गांधी युग। अब यहां आप लोग गौर कीजिएगा, गौर ये करना है कि 1885 से 1905 के बीच जो कांग्रेस के कार्य थे, जिनको स्वराजवादी कहते हैं हम लोग, है ना, राष्ट्रवादी, प्रारंभिक राष्ट्रवादी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, इस तरह के जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा भारत में जो कांग्रेस के बैनर तले जो जिस तरह के राष्ट्रीयता की भावना को लेकर आगे बढ़ा गया, हम उन्हें प्रारंभिक राष्ट्रवादी कहते हैं। तो 1885 से लेकर 1905 तक उन्होंने देश के राष्ट्रीय या देश के राजनीतिक मुद्दों को लेकर जिस तरह की बातें की, जिस तरह के संस्थाओं को या कांग्रेस को किस तरह के सिद्धांतों से जोड़ा, अंग्रेजों के समक्ष उनकी क्या नीतियां रही, इसको लेकर हम लोग पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी कि इन 15 वर्षों में उन्होंने क्या पाया, क्या खोया, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रही। उसके बाद बंगाल विभाजन टर्निंग पॉइंट, है ना। बंगाल विभाजन भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि बंगाल विभाजन के साथ ही देश में उग्रवाद का विकास हुआ, उग्रवादी विचारधारा सामने है ना। उसके पहले क्रांतिकारी गतिविधियां भी प्रारंभ हो चुकी थी या हो गई, यानी बहुत ऐसे लोग हुए थे जिनका मानना था कि हमें अब विनती से नहीं, प्रार्थना से नहीं हम आजादी मिलेगी या अंग्रेज सुनेंगे, अंग्रेज को ताकत के दम पर ही सिखाना होगा, यानी ताकत का यानी जवाब ताकत से दिया जाएगा, तभी हमें आजादी मिलेगी। और उस दिशा में बड़े बड़े समानांतर संगठन स्थापित हुए, महाराष्ट्र में, बंगाल में, बंगाल इसका केंद्र रहा, अपना बिहार में भी, मद्रास में भी, यानी कि जैसे हम लोग सुनते हैं आपको बारिंद्र घोष, ये बंगाल के, फिर आपको वहाँ महाराष्ट्र में, और फिर आपको मतलब देश में, पूरे देश में क्रांति, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, है ना, बंगाल में तो सुरसेन गांगुली, इन जैसे लोगों ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। और जब आप हम लोग पढ़ेंगे तो आप महसूस कीजिएगा कि कैसे इनकी क्या भूमिका रही, है ना। राष्ट्रीय आंदोलन में क्या कांग्रेस ने अकेले लीड किया? क्या कांग्रेस ये 100% क्रेडिट लेने लायक है कि जो उसने देश को आजादी दिलाया? नहीं, ये सत्य नहीं है। ये सत्य है कि कांग्रेस की बड़ी भूमिका थी, लेकिन कांग्रेस के पैरेलल जो अन्य संगठन चल रहे थे, चाहे वो क्रांतिकारी आतंकवाद ही क्यों ना हो, उसने भी देश में राष्ट्रीयता के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। जैसे भगत सिंह को जब फांसी दी गई तो क्या हुआ? क्या भारत में क्रांतिकारी बातें करने वाले लोग समाप्त हो गए, या उस तरह के जो जिनका स्ट्रैटेजी था कि वो खत्म? नहीं, उसने हमारे देश में एक नई लहर को जन्म दिया। हमारे देश के युवाओं को यह मोटिवेशन मिला
कि देश की आजादी सर्वोपरि है और उसके लिए हम अपना जीवन तक, यानी कि त्याग और बलिदान की प्रकाष्ठा हमें दिखाई पड़ती है। और यहां से प्रश्न होते रहे हैं, है ना, क्रांतिकारी आतंकवाद को लेकर कि कौन सी घटना हुई, जैसे काकोरी कांड, कौन शामिल थे, क्या हुआ, किसको फांसी हुआ, है ना। तो इस तरह के प्रश्न होंगे और पूछे जाते रहे तो हम लोग देखेंगे उसको। फिर हम लोग को एक अवधारणात्मक यानी कंसेप्चुअल भी देखना होता है कि नरम दल, गरम दल, उग्रवादी विचार, क्रांतिकारी विचार में बेसिक अंतर क्या है ना, आखिर क्या है। और गांधीवाद कैसे, गांधी के विचार प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के विचार से कैसे अलग था, है ना। तो ये सारी बातों को फिर हम लोग चले आएंगे गांधी के समय। गांधी जब एक तरह से चूंकि भारत आए और भारत आने के 1 साल 2 साल बाद सक्रिय राजनीति में, यूं तो चंपारण और आपको अहमदाबाद आंदोलन, ये सब गांधी का जो प्रारंभिक आंदोलन था और इसकी सफलता, और इसके बाद जो बहुत बड़ा गांधी का आंदोलन हुआ वो है असहयोग। तो मेरा कहना है कि 1919 से लेकर 1947 तक भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। और गांधी युग जिसको हम कहते हैं, वह गांधी युग जो था, गांधी ने केवल राजनीतिक आंदोलन को ही लीड नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज सुधार आंदोलन पर भी ध्यान दिया, है ना। यानी गांधी के सारे क्रियाकलाप जो हमारे सोसाइटी के लिए एक तरह से उनका एक बहुमूल्य योगदान था, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे कि मान लिया रॉलेट एक्ट कानून, असहयोग आंदोलन, खिलाफत और असहयोग के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, गोलमेज सम्मेलन, है ना। तो इस तरह के उसी दरमियान कांग्रेस के बहुत से अधिवेशन हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना हुई 1885 में, तो प्रत्येक वर्ष उसका अधिवेशन अलग अलग शहरों में होता रहा। तो 1885 से लेकर 1947 के बीच कांग्रेस ने जितने भी आंदोलन किए, उन आंदोलनों को कांग्रेस के मंच पर पास करवाना होता था। तो हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशनों पर भी गौर करेंगे। किस अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पास किया गया, इससे भी प्रश्न होते रहे हैं। तो इस तरह